हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोच फ्रॉम स्कॉक क्लेवर और आप सुन रहे हैं हमारा डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। आज है सितंबर 18, 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के 2 सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। एंड गेस व्हाट, इन एडिटोरियल से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कॉक क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चैनल फटाफट ज्वाइन कर लो। चलो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है जेनोसाइड इन गाजा। ऑन इजराइल एंड यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी फाइंडिंग इंडिया शुड स्पीक अप अगेंस्ट इजराइल्स अट्रॉसिटीज। काफी सीरियस टॉपिक है, सो लेट्स पे अटेंशन। द यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी आफ्टर अ मल्टी-ईयर इन्वेस्टिगेशन has concluded that Israeli authorities have committed genocide in Gaza। मतलब यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंक्लूड किया है, ये निष्कर्ष निकाला है कि इजरायली अथॉरिटीज ने गाजा में जेनोसाइड यानी कि नरसंहार किया है। द फाइंडिंग इज हार्डली सरप्राइजिंग एज द वर्ल्ड्स लीडिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग 2 Israeli groups and genocide scholars had already accused Israel of committing what is one of the gravest crimes in international law। ये जो फाइंडिंग है ये मुश्किल से ही सरप्राइजिंग है क्योंकि दुनिया की लीडिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें 2 इजरायली ग्रुप्स भी शामिल हैं और जेनोसाइड पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स पहले ही इजरायल पर इंटरनेशनल लॉ के सबसे गंभीर अपराधों में से एक को करने का आरोप लगा चुके थे। मतलब सबको पता था, बस यूएन ने अब ऑफिशियली ठप्पा लगाया है। येट the finding would lend weight to such reports and resonate before the International Court of Justice, which is hearing genocide charges against Israel, and the International Criminal Court, which has issued an arrest warrant for Prime Minister Benjamin Netanyahu। फिर भी ये फाइंडिंग ऐसी रिपोर्ट्स को और वजन देगी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इसकी गूंज सुनाई देगी, जो इजरायल के खिलाफ जेनोसाइड के चार्जेस सुन रहा है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने भी, जिसने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। द यूएन कमीशन फाउंड रीजनेबल ग्राउंड्स टू कंक्लूड दैट 4 of the 5 genocidal acts, killing members of a community, serious bodily and mental harm, actions aimed at destroying the group and preventing births, have been carried out since the war began following Hamas October 7, 2023 attack। यूएन कमीशन को रीजनेबल ग्राउंड्स यानी कि पर्याप्त आधार मिले हैं ये कंक्लूड करने के लिए कि 5 में से 4 जेनोसाइडल एक्ट्स जैसे किसी कम्युनिटी के मेंबर्स को मारना, गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना, उस ग्रुप को खत्म करने के इरादे से एक्शंस लेना और जन्म को रोकना, ये सब किए गए हैं जब से 7 अक्टूबर 2023 के हमास के अटैक के बाद ये वॉर शुरू हुई है। Israel, which denies allegations of genocide and war crimes, has killed at least 65,000 Palestinians in Gaza in 23 months, many of them women and children। इजरायल जो जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के आरोपों से इनकार करता है, उसने 23 महीनों में गाजा में कम से कम 65,000 पैलेस्टीनियंस को मार डाला है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। The responsibility for these atrocity crimes lies with Israeli authorities at the highest echelons, who have orchestrated a genocidal campaign with the specific intent to destroy the Palestinian group in Gaza, says the panel's leader Navi Pillai। पैनल की लीडर नवी पिलाई कहती हैं, इन अत्याचारों भरे क्राइम्स की जिम्मेदारी सबसे उच्च स्तर पर इजरायली अथॉरिटीज की है, जिन्होंने एक जेनोसाइडल कैंपेन की साजिश रची गाजा में पैलेस्टीनियन ग्रुप को खत्म करने के खास इरादे से। It is tragically ironic, मतलब विडंबनापूर्ण है, that Israel, a nation built by the survivors of the Shoah, is committing genocide against Palestinians। ये दुखद रूप से आयरॉनिक है, मतलब विडंबनापूर्ण है कि इजरायल एक ऐसा देश जो शोआ यानी कि हॉलोकॉस्ट से बचे लोगों द्वारा बनाया गया था, वो आज पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जेनोसाइड यानी कि नरसंहार कर रहा है। On the day the UN Commission released its report, Israel launched yet another ground offensive in the famine-stricken Gaza city। जिस दिन यूएन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की, उसी दिन इजरायल ने अकाल से जूझ रहे गाजा सिटी में एक और जमीनी हमला यानी ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Israel's responses to reports of war crimes and mass killings have invariably been further escalations, killing and displacing even more Palestinians। वॉर क्राइम्स और मास किलिंग्स की रिपोर्ट्स पर इजरायल का रिस्पॉन्स हमेशा से ही सिचुएशन को और एस्केलेट करना रहा है, जिससे और भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए और विस्थापित हुए। द वॉर, प्रोलॉन्ग्ड बाय मिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल, हैज लेफ्ट अ स्टेन ऑन इजरायल्स नेशनल कंपस एंड डीपेंड इट्स ग्लोबल आइसोलेशन। ये युद्ध
जिसे मिस्टर नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लंबा खींचा है, उसने इजरायल के नेशनल कंपस पर एक धब्बा लगा दिया है और दुनिया में उसके अकेलेपन को और गहरा कर दिया है। In the weeks ahead, France, the UK and several other countries are expected to recognize Palestinian sovereignty, while the European Commission has proposed to suspend trade concessions with Israel and sanction extremist ministers. आने वाले हफ्तों में फ्रांस, यूके और कई दूसरे देशों से उम्मीद है कि वो पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी यानी कि फिलिस्तीनी संप्रभुता को मान्यता देंगे, जबकि यूरोपियन कमीशन ने इजरायल के साथ ट्रेड कंसेशंस को सस्पेंड करने और कट्टरपंथी मिनिस्टर्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। येट इजरायल शील्डेड बाय द यूएस शोज लिटिल कंसर्न। फिर भी इजरायल, जिसे यूएस का संरक्षण प्राप्त है, वो जरा भी चिंता नहीं दिखाता। The Trump administration is unlikely to turn up the heat on its closest ally. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अपने सबसे करीबी सहयोगी पर दबाव बनाने की संभावना बहुत कम है। But Europe should start treating Israel as what it has become, a rogue state with genocidal intent and actions. लेकिन यूरोप को इजरायल को वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर देना चाहिए जैसा वो बन गया है, एक रोग स्टेट यानी कि एक बदमाश राज्य जिसके इरादे और एक्शंस दोनों जेनोसाइडल हैं। India, once a champion of the Palestinian cause, has so far refrained from directly criticizing the Jewish nation. भारत, जो कभी पैलेस्टीनियन कॉज का चैंपियन हुआ करता था, उसने अब तक जूइश नेशन की सीधी आलोचना करने से परहेज किया है। But it should realize that an uncontrollable, expansionist Israel, blowing international law to smithereens, is not in India's national or regional interests. लेकिन भारत को ये समझना चाहिए कि एक बेकाबू विस्तारवादी इजरायल जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है, वो भारत के राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हितों में नहीं है। न्यू दिल्ली शुड स्पीक अप अगेंस्ट द जेनोसाइड एंड यूज इट्स लेवरेज टू हेल्प ब्रिंग द वॉर टू एन एंड। नई दिल्ली को इस जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस युद्ध को खत्म करने में मदद करनी चाहिए। ओके, अ वेरी हैवी एडिटोरियल। लेट्स टेक अ क्विक ब्रीदर And listen up aspirants, I have some super exciting news. क्या आप vocabularies, idioms, phrases और phrasal verbs को रट्टा मार मार के थक गए हैं? Well, not anymore. डाउनलोड कीजिए ScoClever ऐप Google Play Store से। हमारी ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप एक बार पढ़ेंगे and you will never forget. Seriously, it's magic. तो अभी डाउनलोड करें ScoClever. And hey, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू गाइज, सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, बैक टू बिजनेस। लेट्स मूव टू आवर सेकंड एडिटोरियल। इसका टाइटल है लेटर एंड स्पिरिट ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू स्टे एंड अपहोल्ड डिफरेंट वक्फ एक्ट प्रोविजंस। टाइटल से ही पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर रोक लगाई और कुछ को सही ठहराया। अ क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉक्ड अ टाइट रोक इन इट्स जजमेंट डिलीवर्ड ऑन September 15, 2025 on the Waqf Amendment Act 2025, which amended the 1995 Waqf Act to regulate Muslim religious endowments, including vast land holdings across India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ा अपने उस फैसले में जो उसने 15 सितंबर 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुनाया, जिसने 1995 के वक्फ एक्ट को अमेंड किया था ताकि मुस्लिम रिलीजियस एंडाउमेंट्स को रेगुलेट किया जा सके, जिसमें पूरे भारत में फैली विशाल जमीनें भी शामिल हैं। The court put several controversial provisions on hold, but refused to freeze the entire act on grounds of constitutionality and other concerns. कोर्ट ने कई controversial provisions पर रोक लगा दी, लेकिन संवैधानिकता और दूसरी चिंताओं के आधार पर पूरे एक्ट को फ्रीज करने से मना कर दिया। This turned out to be a rare instance where supporters and critics of the act claimed vindication for their respective positions in the court's order. ये एक रेयर इंस्टेंस निकला जहां एक्ट के सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों ने कोर्ट के ऑर्डर में अपनी अपनी पोजीशंस की जीत का दावा किया। ये तो वही बात हो गई, मैच ड्रॉ हो गया और दोनों टीम ट्रॉफी लेकर घर चली गई। The government views the amendments as necessary to curb the alleged misuse and corruption under the earlier Waqf Act, while critics, including the Congress, see it as arbitrary interference in the affairs of the Muslim community.
सरकार इन अमेंडमेंट्स को जरूरी मानती है ताकि पुराने वक्फ एक्ट के तहत हो रहे अलेजिड मिसयूज और करप्शन पर लगाम लगाई जा सके, जबकि क्रिटिक्स, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, इसे मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों में मनमाना हस्तक्षेप मानते हैं। The court has now stated the requirement that only Muslims practicing for 5 years can create waqf, and the power vested in district collectors to adjudicate waqf property disputes. कोर्ट ने अब उस रिक्वायरमेंट पर रोक लगा दी है कि केवल 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दी गई उस पावर पर भी रोक लगा दी है जिससे वो वक्फ प्रॉपर्टी के विवादों का निपटारा कर सकते थे। It also capped non-Muslim members to 4 in the Central Waqf Council and 3 in state boards, down from potentially 12 and 7 respectively. कोर्ट ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन-मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और स्टेट बोर्ड्स में 3 तक सीमित कर दी, जो पहले पोटेंशियल रूप से क्रमशः 12 और 7 तक हो सकती थी। The court also directed that CEOs of वक्फ बोर्ड्स should preferably be Muslims. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड्स के CEOs को प्रेफरेबली यानी प्राथमिकता के तौर पर मुसलमान होना चाहिए। The removal of the provision for waqfs by user recognition in the amended law has been upheld as valid by the court, with the caveat that waqfs properties registered as on April 8, 2025 under such a claim remain protected. Amended law में waqfs by user recognition के provision को हटाने को कोर्ट ने वैलिड ठहराया है, इस शर्त के साथ कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो अप्रैल 8, 2025 तक ऐसे क्लेम के तहत रजिस्टर हो चुकी हैं, वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। Restrictions on waqf status for protected monuments in tribal lands were deemed constitutionally valid. Protected monuments और tribal lands को वक्फ स्टेटस देने पर जो restrictions लगाए गए थे, उन्हें संवैधानिक रूप से valid माना गया। While the order diffuses the conflict for now, the larger question of balancing religious autonomy and state regulation continues, and that is better tackled through building consensus within and between communities. हालांकि ये ऑर्डर फिलहाल के लिए कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज तो कर देता है, मतलब शांत कर देता है, लेकिन रिलीजियस ऑटोनॉमी और स्टेट रेगुलेशन को बैलेंस करने का बड़ा सवाल बना हुआ है, और इसे कम्युनिटीज के भीतर और उनके बीच कंसेंसस बनाकर बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है। Autonomy claims cannot be a facade for misuse of community resources by its own leaders. ऑटोनॉमी के दावे कम्युनिटी रिसोर्सेज का उसके अपने ही लीडर्स द्वारा मिसयूज करने का एक मुखौटा नहीं बन सकते। नॉर कैन एनी ग्रुप ऑफ पीपल ले क्लेम ओवर पब्लिक रिसोर्सेज इन द नेम ऑफ फेथ। ना ही लोगों का कोई समूह फेथ के नाम पर पब्लिक रिसोर्सेज पर अपना दावा कर सकता है। The state has not only the right but also the responsibility to ensure that people are not taken for a ride by anyone. स्टेट के पास ना केवल अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी है ये इंश्योर करने की कि कोई भी लोगों को धोखा ना दे। The trouble arises when the state discriminates between religious groups in the application of this principle. परेशानी तब होती है जब स्टेट इस सिद्धांत को लागू करने में रिलीजियस ग्रुप्स के बीच भेदभाव करता है। The court rightly went with the philosophy of presumption of constitutionality of laws passed by the parliament. कोर्ट ने सही किया कि वो इस फिलॉसफी के साथ गई कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए लॉज को संवैधानिक ही माना जाना चाहिए जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाएं। बट पार्टिजन पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीम नेचर कैन डीलेजिटिमाइज रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। लेकिन एक्सट्रीम नेचर की पार्टिजन पॉलिटिक्स यानी पक्षपाती राजनीति रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी को डीलेजिटिमाइज कर सकती है, यानी उसकी वैधता खत्म कर सकती है। The government must consciously negotiate with the opposition in parliament to ensure that the laws enacted have the widest political and social acceptance. सरकार को पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के साथ जानबूझकर नेगोशिएट करना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि बनाए गए कानूनों को व्यापक राजनीतिक और सामाजिक स्वीकृति मिले। When laws affecting particular communities are made, they should be taken into confidence. जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रभावित करने वाले कानून बनाए जाए तो उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। None of this is easy, and complete consensus is never possible, but attempts should be made in that direction. इसमें से कुछ भी आसान नहीं है और complete consensus तो कभी possible नहीं होता, लेकिन उस दिशा में कोशिशें की जानी चाहिए। And that wraps up our editorials for today. But wait, don't go anywhere. दिन खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Are you ready for the IPL for editorial vocabulary? Yes, ScoClever की टेलीग्राम चैनल पर हर शाम 7 बजे लाइव होता है हमारा एडिटोरियल वोकैब लीग।
आज के एडिटोरियल्स के सारे टफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस सब कुछ कवर होगा। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स बनते हैं एंड विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So if you want to become a vocab champion, join our vocab league now. Joining link is in the description. This is Neha from SCO Clever signing off. Keep learning, keep growing.